हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यहाँ पर हम एक पॉलिटी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन स्टेट पीसीएस एंड आईएएस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उसमें ये डिस्कस हुआ था कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स थे और उसके बाद अमेंडमेंट्स के थ्रू 12 हो गए हैं। तो अब ये वाला जो फ्रेश चैप्टर है ये स्केड्यूल्स के बारे में है। तो वो 12 स्केड्यूल्स पे क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं चलिए देख लेते हैं। और हाँ, ये सारे स्केड्यूल्स का क्या पूरा नंबरिंग है ये याद करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको इस ट्रिक से याद रखते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये काफ़ी प्रीवलेंट है और ज़्यादातर लोग इसे ही याद रखते हैं स्केड्यूल्स याद करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गेसिंग कि आपको ये ट्रिक पता होगी, नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो जैसा मैंने कहा कि 8 थे, फिर अब 12 हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देर आर 12 schedules in our constitution. Originally there were only 8 schedules, but 4 schedules were added by Amendment Act. 9th schedule was added by First Amendment Act of 1951, which is related to the validation of certain acts and regulations. 10th schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, which contains provisions of disqualification on the grounds of defection, anti-defection law जो है। 11th schedule was added by the 73rd Amendment in 1992 and it contains provisions of Panchayati Raj. 12th schedule was added by the 74th Amendment Act 1992 which contains provisions of the Municipal Corporation. ये पूरा ही डेटा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था जिसके थ्रू 9th schedule ऐड किया गया। उसके बाद 10th schedule कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 52nd था, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ तो 1985 में, और बाकी 73rd और 74th तो इम्पोर्टेंट होता ही है। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 12 schedules. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। अब यहाँ पार्ट्स की बात हो रही है, तो ये भी लास्ट क्लास में देखा था 22 पार्ट्स होते हैं। देर आर 390 आर्टिकल्स। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन था लास्ट क्लास, अगर नहीं देखिए तो आप देख लीजिए। उसमें था कि 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स। 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act. तो ये आपने देखा ऊपर की ये करेक्ट है, तो इसका एक्सप्लेनेशन थर्ड ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 9th, 10th, 11th, 12th schedules were added to the Constitution of India by Constitutional Amendment Acts and statement 3 is correct. 9th schedule was added। अब यहाँ पे पूरी सेम ही चीज़ उन्होंने बताई है जो ऊपर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम चीज़ रिपीट करने का क्या फ़ायदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरी। तो ये फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट है। जब आप ये सारा याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट चलिए यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट स्केड्यूल, दिस लिस्ट्स द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकेंड स्केड्यूल में क्या है, दिस लिस्ट्स द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जजेस एंड कैग। Third schedule, forms of oaths and affirmations. Fourth schedule, this details the allocation of seats in the राज्य सभा। तो ये जो ट्रिक है ऊपर उसमें आप ऐसे टीयर ऐसे, तो आर फॉर राज्यसभा है यहाँ पे, ए से अफर्मेशंस है, ई से इमोल्यूमेंट्स है, यहाँ नहीं लिखा है बट इमोल्यूमेंट्स का ये शॉर्ट फॉर्म है, आप देख लीजिएगा। और टी से है टेरिटरीज, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो टेरिटरीज की जहाँ बात होगी तो वहाँ फर्स्ट स्केड्यूल की बात होती है। फर्स्ट स्केड्यूल कंप्राइजेज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड
if a new state or UT is to be created. Next question. Fourth schedule of the Constitution of India deals with allocation of seats for the Council of States, political defection, पंचायत सिस्टम या लैंग्वेजेस. तो कई बार आपने ऊपर देख लिया कि टीयर, इसमें फोर्थ वाला तो राज्यसभा वाली बात थी यहाँ पर. तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा, तो ये करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ schedule of the Constitution deals with the allocation of seats for the Council of States. Which of the following are enshrined in the third schedule of the Indian Constitution? तो ए से आपने यहाँ पर देखा था affirmations, तो इसमें आ जाते हैं. Form of oath of the office of minister for the union, form of oath to be made by the chief justice of the Supreme Court, form of oath of office for the president of India, form of oath to be made by a member of parliament. तो ये होगा कैसे, आगे देख लेते हैं. Third schedule of the Indian Constitution deals with the forms of oaths and affirmations to be made by the following: Minister of the Union, candidate for election to Parliament, MP, judges of the Supreme Court and CAG, state ministers, candidate for election to the legislature of a state, member of the legislature of a state, judges of a high court. The form of oath for the President of India has been given in Article 60 of the Constitution, not in the third schedule. Thus, option C is the correct answer. Next, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आपको मैच करना है. यहाँ पे थर्ड स्केड्यूल किससे डील करता है, फोर्थ स्केड्यूल किससे डील करता है. तो आपने ऊपर देखा ए से, यहाँ पे आपने ये देखा ही था, ए वाला ही आपने इस वाले में भी देखा था, थर्ड वाला, और फोर्थ वाला आपने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे. तो उससे आप मैच कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जहाँ बात है राज्यसभा है, विच इज़ फोर्थ. फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस थर्ड. सेवेंथ स्केड्यूल एंड एथ स्केड्यूल. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. एफ से फेडरल. फेडरल मतलब इसको ऐसे याद करते हैं कि 3 लिस्ट जो है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, और ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो 8 से आपका लैंग्वेज हो गया और 7 से हो गया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3. 2 1 4 3. Option D is correct. Next question, match list 1 with list 2. Schedules 4th, 8th, 4th, 6th, 8th, 9th. तो आपने ऊपर सब देखा है, यहाँ पे बस रीड कर लेते हैं. 4th is allocation of seats in Council of States, that is राज्यसभा. 6th is related to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ये आप ऐसे याद कर सकते हो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. और यहाँ पे एम जो है दोनों जगह, उसमें मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय है. 8th लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, आपने ऊपर देखा. और 9th स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जो आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा. 9th स्केड्यूल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अगेन मैचिंग का ही है, इसमें यही क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये याद करना पड़ेगा. 7th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है, तो 7th इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो एफ था, ऑफ का एफ. 8th स्केड्यूल लैंग्वेजेस से, ओल्ड का ओ. 9th स्केड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, यहाँ पे भी आपने देखा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, लैंड रिफॉर्म्स वाला.
वो 9 स्केड्यूल है। 10 स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, 7 स्केड्यूल, 8 स्केड्यूल, 9 स्केड्यूल एंड 10 स्केड्यूल। आपने ऊपर भी देखा, ये आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 9th is validation of certain acts and 7th schedule is union state and concurrent list। मैच करके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 3rd schedule forms of oaths and affirmations, तो TEA affirmations करेक्ट। 10th schedule provisions for disqualification, ये तो आपको पता होगा। 8th schedule लैंग्वेजेस के लिए भी होता है। 9th schedule allocation of seats to the council of states, नहीं, सर्टन प्रोविजंस के लिए था, ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। deals with the state acts and regulations that deal with land reforms and abolition of the zamindari system. It also deals with the acts and regulations of parliament dealing with other matters. First Amendment Act of 1951 added the 9th schedule to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. Next question है, 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, तो 9th schedule यहाँ पे आपने देखा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, तो 1951 में अगर आप सोचे कि कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 9th schedule of the Indian Constitution was introduced during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. It was added by the Constitution First Amendment Act of 1951. Main objective of this Amendment Act was to insert provisions fully securing the constitutional validity of zamindari abolition laws in general and certain specified state acts in particular. zamindari land reforms. To give constitutional protection, state land reforms laws have been included in the same question. Laws related to land reforms and zamindari abolition have been given constitutional protection by Schedule 9 of the Constitution, which was inserted by the First Amendment Act in June 1951. Next, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. इस पर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। 9th schedule deals with acts and regulations, originally 13, presently 282, of the state legislature dealing with land reforms and abolition of zamindari system, ये ऊपर भी देखा आपने, and of the parliament dealing with other matters. This schedule was added by the First Amendment Act of 1951 to protect laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. Initially नहीं था, but अब है, तो कैन नॉट बी एग्जामिन्ड 2007 के बाद से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा कि ओनली वन इज ट्रू। कोएलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Coelho case is a landmark case which upheld the authority of the judiciary to review laws, including the ones under the 9th schedule, against violation of the basic structure of the Constitution of India. It is also known as the 9th schedule case. By judicial review is a part of basic structure of the Constitution. तो यहाँ पे इनिशियली क्या था कि इट कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था, इसलिए रिव्यू वापस से आ गया। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप फिर से उससे निकालेंगे जो ट्रिक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 F फेडरल, सॉरी दिस इज 8th, दिस इज 7th। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, स्टेट में कितनी है और कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, ये यहाँ पे आपको मैच करना है। तो इसमें हो जाएगा यूनियन में 97, स्टेट में 66 और कॉन्करेंट में 47। यूनियन 97, स्टेट 66 एंड कॉन्करेंट 47 एंट्रीज। करंटली कितनी है, यूनियन में 98, स्टेट में 59 एंड कॉन्करेंट में 52। अब आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन बजट स्टेट बजट अलग अलग आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट्स अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं, यूनियन अपने हिसाब से करता है। और यूनियन के पास कुछ टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं, तो उनका एलोकेशन कैसे उनको यूनियन वर्सेस स्टेट में करना है, वो फिनेंस कमीशन का पार्ट होता है। एंट्री नंबर 20 of the concurrent list is related to economic and social planning. It is to be noted that the Planning Commission of India was established by the Government of India under this entry. Next, economic planning is included in which list of constitution? Concurrent, same question. Prevention of cruelty to animals is listed in which list of the Indian Constitution? Prevention of cruelty to animals, entry 17, is listed in the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India. Which of the following is the subject of concurrent list? Police, radio and television, foreign affairs. तो ये यूनियन का है, ये स्टेट का है। रेडियो एंड टेलीविजन ये भी आई थिंक यूनियन का है। क्रिमिनल मैटर्स, लेट्स सी। क्रिमिनल लॉज इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पीनल कोड। अब दंड संहिता से कुछ और नाम हो गया है, न्याय संहिता। आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, while police is the subject of the state list. Foreign affairs, radio and television are the subject of union list, जो मैंने यहाँ पे कहा था। नेक्स्ट देख लीजिए, which of the following entry is subject of concurrent list? Population control and family planning, public health and sanitation, per person tax, treasure level, treasure travel। तो ये है population control and family planning are the subjects of the concurrent list. Entry number 20 added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ये बार बार आ रहा है इसलिए ये बहुत important है। In public health and sanitation, entry 6, treasure trove, entry 44 and per person tax are state subjects. बाकी ये तीनों state subjects हैं। Next, which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation state list, census union list, allocation of seats in the council of states 2nd schedule, anti-defection 10th schedule। तो ये आपने कई बार देखा था कि ये राज्यसभा वाला क्वेश्चन है। TEAR, तो ये 2nd नहीं 4th schedule हो जाएगा यहाँ पे। The 4th schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Council of States. Which of the following subject lies in the concurrent list? Agriculture, police, defense या education? Agriculture और police ये state में है, defense union का part है, education दोनों का part है, तो ये concurrent list में हो जाएगा। Currently there are 52 subjects defined and enlisted under list 3 of the 7th schedule of the Constitution of India. List 3 is concurrent list. List 1 union, list 2 state, list 3 concurrent list, which forms the joint domain of both the state governments and union territories of India, as well as
Central Government of India. Initially, education was subject of state entry, but 42nd Constitutional Amendment Act 1976, education became a concurrent list subject, which enables both central and state government to legislate on the subject matter of education. Education, which was initially a state subject, was transferred to the concurrent list by 42nd Constitutional Amendment Act, by which amendment of the Constitution of India, forests were transferred from the state list to the concurrent list. 42nd. The Constitution 42nd Amendment Act 1976 restructured the 7th schedule, ensuring that the state list subjects like forest, education, protection of wildlife animals and birds were transferred to the concurrent list. क्या क्या ट्रांसफर हुआ था? फॉरेस्ट, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द लिस्ट? फॉरेस्ट कॉन्करेंट, यहाँ पे आपने देखा है कॉन्करेंट में चला गया है. स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, यूनियन, पब्लिक हेल्थ, स्टेट. तो ये कॉन्करेंट का पार्ट नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आर सब्जेक्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट. स्टॉक एक्सचेंज यूनियन का पार्ट है और ये भी ये यूनियन का सही है. While public health is a subject of state list, forest is a subject of concurrent list. Initially it was subject of state list. 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 से ये स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया. नेक्स्ट, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. यूनियन लिस्ट का पुलिस, स्पेस रिसर्च, सेंसस, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. तो यूनियन में अभी ऊपर आपने देखा यहाँ पे कहीं तो था कि सेंसस एक क्वेश्चन में था ना, तो वो ये हो गया. स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर. कॉन्करेंट लिस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग. एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट इज स्पेस रिसर्च. सेंसस, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, स्पेस रिसर्च इज वेस्टेड विद सेंटर ही है, बट है ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट. Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? Directive Principles of State Policy में provision है क्या? Rural and Urban Local Bodies, 5th Schedule, 6th Schedule या 7th Schedule. तो ये सभी का पार्ट है. रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, 5th schedule. रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी, 5th schedule, 6th schedule and 7th. Article 45 of the DPSP after the 86th Constitutional Amendment Act of 2002 makes provisions for early childhood care education for all the children until they complete the age of 6 years. Under Article 243G and 243W, panchayats and municipalities respectively are entrusted with powers, authorities and functions which among others also include responsibility of management of education. The 6th and 7th schedules also includes provisions related to education, while provisions for administration of scheduled areas and scheduled tribes under Schedule 5 also include education indirectly. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस 10th schedule रिलेट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ. ये ऊपर आपने देखा था. 10th schedule अगेन सेम. Which one of the following is not included in the union list in the 7th schedule of the Indian Constitution? Banking, census, insurance या gas. In the given option subjects, banking, insurance and census are related to the union list, while gas is related to the state list. तो ये पूछ रहे थे कि कौन नहीं रिलेटेड है यूनियन लिस्ट से, तो करेक्ट हो जाएगा गैस. बाकी इंश्योरेंस, बैंकिंग, सेंसस सब यूनियन लिस्ट का पार्ट है. Which one of the following is not included in the union list of the Constitution of India?
डिफेंस, रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स या एग्रीकल्चर। ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। In the given options, defense, foreign affairs and railway subjects of union list were, but agriculture is subject of the state list. Which one of the following is included in the state list under 7th schedule of the Indian Constitution? Education, electricity, railway police या forest? और railway police. Education, electricity and forest are subjects of the concurrent list, while railway police is subject of the state list. Which one of the following is in the state list? Railway police, corporation tax, census, economic and social planning. तो ये सेम क्वेश्चन हो गया. In which list of the Indian Constitution the पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट या रेसिडुअरी? तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है. एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द 7th schedule provides for local government, पंचायती राज. Which one of the following subject is in the list 3 concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India? Criminal procedure, police, prisons and public order. तो ये ऊपर भी देखा था हमने. Criminal procedure is the subject of concurrent list in 7th schedule, while public order, prisons and police are in state list. Marriage, divorce and adoption are an entry in the 7th schedule of the Constitution under the following: यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट या नन ऑफ दीज? कॉन्करेंट लिस्ट. मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आर सब्जेक्ट्स ऑफ लिस्ट 3, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री 5 इन 7th schedule. विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट? तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का जो इलेक्शन से रिलेटेड एंट्री कहाँ पर है? तो वैसे तो ये स्टेट का इलेक्शन और यूनियन का दोनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है उसका काम होता है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन देखना. तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. 7th schedule of the Indian Constitution deals with the division of power between the union government and state government. List 1 entry 72 deals with the elections to the parliament, to the legislature of states and to the offices of president and vice president. List 2 entry 37 deals with the election of the legislature of the state subject to the provisions of any law made by the parliament. Hence both A and C are correct. तो दोनों का पार्ट है. यूनियन लिस्ट में भी है ये एंट्री और स्टेट में भी. द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 7th schedule का पार्ट है. जहाँ पे भी ये डिवीजन की बात है ना कि ये किसके अंडर में आएगा, तो डिवीजन ऑफ टैक्सेस किसके अंडर में आएगा? तो वो फेडरल वाला जो था ऑफ में, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में, तो उसी लिस्ट में ये डिफाइंड है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंडर आएगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट नहीं है, पिछले ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है. 246 article of the Indian Constitution distributes legislative powers including the power taxation between the Parliament of India and state legislature. Schedule 7 enumerates these subject matters with the use of 3 lists 1, 2 and 3. Thus the right to impose taxes and fees by the union and the states is provided in the 7th schedule of the Constitution. Land reforms comes under the subjects of state list. Are subject of the state list, and Land Reform Act has been added to Schedule 9 of the Constitution in the 9th schedule itself by the first Constitutional Amendment Act of 1951. ये आपने कई क्वेश्चंस में ऊपर देख लिया. To provide constitutional protection to the states on matters of land reform acts. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection law? 10th schedule, ये भी देखा है. Which contains this 52nd Amendment Act of 1985. In the Indian Constitution, it contains provisions regarding anti-defection law and lays down the process by which legislators may be disqualified on the grounds of defection. इसे हिंदी में बोलते थे ना
आपने सुना होगा आया राम गया राम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पॉलिटिशियंस एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दल बदलू कानून, मतलब उस पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट, इन विच schedule of the Indian Constitution anti-defection law is placed? Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? तो ये 5th schedule का पार्ट है। जो टीयर्स वाला है ना, इसमें जो एस है ये है 5th schedule। ये बात ही करता है scheduled areas की। तो यही पूछा है इन्होंने कि ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये 5th schedule का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट इन 1997 in its landmark judgment in the case Samantha versus State of Andhra Pradesh and others declared that transfer of tribal land to private parties for mining is unconstitutional, void and inoperative. 5th schedule of the Indian Constitution has provisions relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. According to this schedule, tribal land cannot be transferred to a private party. In a particular area, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. ऊपर आपने देखा, this would create a local self-governing body in the area. नहीं, ये तो 73rd 74th Constitutional Amendment Act से Schedule 11 और 12th में है। This would convert that area into a union territory। जी नहीं, the state having such areas would be declared a special category state। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो ये हो जाएगा। 5th schedule of the Indian Constitution defines scheduled areas as the areas defined so by the President of India. In India, there are 10 states having scheduled areas with consultation of the governor of state. The president can alter, add, diminish the boundary of the scheduled area. The governor can also repeal or amend any regulations which with respect to the state having scheduled areas, but only with the assent of the President of India. Para 5 of the 5th schedule provides special power to the governor of the concerned state. Under this power, he prevents the transfer of land from tribal people to non-tribal people. 5th schedule deals with the governance and protection of the interests of which specific group of people? Scheduled tribes. Deals with the administration and control of scheduled areas as well as of scheduled tribes residing in any state other than states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ये आपने देखा था ऊपर AMTM, जिसमें कि मणिपुर नहीं था। Next, which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? तो ये 5th हो जाएगा। Schedule 5 of the Constitution provides for the administration and control of scheduled areas, scheduled tribes, except in states of AMTM. The provision of administration of tribal areas in these states is provided in 6th schedule of the Constitution. Provision of 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect, इसको आप ऐसे देख लो, ऑफ। तो 5th and 6th का ये पूछ रहा है, प्रोविजन ऑफ द 5th and 6th schedule of the Constitution of India are made to। अदर scheduled area O से है और S से है scheduled area, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ scheduled tribes। Special provisions are laid down by the 5th and 6th schedules in the Constitution of India to protect the interests of scheduled tribes. 6th schedule of the Indian Constitution is related to the administration of tribal areas of AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 6th schedule of the Indian Constitution contains provisions related to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Notably, 6th schedule main objective is to save and maintain tribal culture.
Article 242 Part 2, 275 Part 1 of the Indian Constitution include the provisions of the 6th schedule. Provisions of Schedule 6th of the Constitution does not apply to which of these state? तो ये आपसे मैंने कई बार डिस्कस किया और ये क्वेश्चन भी आ गया. जो AMTM है इसमें मणिपुर नहीं है. Administration control of tribal areas in the state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram are provided in the 6th schedule, but the state of Manipur is not covered under this schedule. 6th schedule of the Constitution of India deals with the administration of tribal areas. Which of the following? Meghalaya, Tripura and Mizoram. उत्तराखंड नहीं है, यहाँ बिहार छत्तीसगढ़ नहीं है, नागालैंड अरुणाचल नहीं है. Provision of the 6th schedule of the Indian Constitution are applicable in which of the following states? सिर्फ त्रिपुरा, AMTM, नागालैंड नहीं है, सिक्किम नहीं है. Consider the following statements with reference to scheduled areas. President of India notifies scheduled area and state with scheduled areas need to constitute a tribal advisory council. तो both are correct. President of India notifies scheduled areas in Article 244 Part 1 of the Constitution. Expression scheduled areas means such area as the President may by order declare to be scheduled areas. Notably, para 4 ये सब नहीं. Of the 5th schedule provides for establishment of tribal advisory council in any state having scheduled areas. With reference to scheduled areas in India, consider the following statements. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the President. The largest administrative unit forming the scheduled area is in the district and the lowest in the cluster of village in the block. The Chief Minister of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the states. तो इसमें देखते हैं पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पार्ट 10 अलग है स्केड्यूल से. टोटल 22 पार्ट्स हैं और ये स्केड्यूल्स 12 हैं. Article 244 provides for a unique administrative structure for some places classified as scheduled areas and tribal areas. As per Part C of the 5th schedule of the Constitution, the expression scheduled areas means such areas as the President may by order declare to be scheduled areas. The largest administrative unit forming the scheduled areas is the district and the cluster of villages in the block is the lowest. Hence statements 1 and 2 are correct. At present 10 states of India have scheduled areas. These are आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. तो आप इसमें देख लीजिए कि आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपका स्टेट है या नहीं. द गवर्नर हैज़ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज. He has to submit a report to the President regarding the administration of such areas annually or whenever so required by the President. Hence statement 3 is not correct. कौन स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं? गवर्नर. क्वेश्चन में क्या दिया था? चीफ मिनिस्टर. ये देखिए चीफ मिनिस्टर लिखा था, ये चीफ मिनिस्टर नहीं गवर्नर साहब को करना है काम. Governor of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. जो लिखिए within a state the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. ये भी correct है. Largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of villages in the block. तो both 1 and 2 are correct होगा. यहाँ पर ये ऑप्शन कोई भी ऑप्शन में 1 and 2 दोनों नहीं, ओनली 2 नहीं होगा, 1 and 2. What is are true in relation to autonomous districts? Each autonomous district council has 30 members. 24 members of autonomous district council are elected via voting and rest 6 are nominated by governor. Rights to direct the acts passed by Parliament of India in autonomous districts of Assam lies with governor.
Sixth schedule contains provisions related to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. The provisions of sixth schedule are provided under Article 244 to 275(1) of the Indian Constitution. The sixth schedule made provisions that tribal areas are to be administered as autonomous districts and autonomous regions. There shall be a district council for each autonomous district consisting of not more than 30 members, of whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor, and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage. तो इसमें ये और ये करेक्ट होगा. Next, 11th schedule of the constitution is related to which of the following? तो 11th और 12th 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd से 1992 में पंचायती राज एंड 74th से म्यूनिसिपैलिटीज. तो ये पंचायती राज हो जाएगा. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th schedule of the Constitution of India? There are 29 subjects. यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 11th schedule was added in the Constitution of India by 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. It contains a total of 29 subjects. I hope it is visible. तो यहाँ पर हमारा ये स्केड्यूल्स का चैप्टर ओवर होता है. आपको वीडियो कैसा लगा? कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आपके कोई भी जो भी विचार हैं इसे लेकर. कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वील कंटिन्यू द सीरीज़. नेक्स्ट चैप्टर हमारा द प्रियम्बल होगा. बाय.